नमस्ते अमृतलाल जी। आप इतनी रात को, क्या बात है? चोर रात ही को चोरियां करते हैं, इसलिए चोर के घर जाना हो तो रात ही को जाना चाहिए। मैं समझी नहीं। देखो पड़ताल, हम प्रसाद लेने आए हैं। प्रसाद क्या है कि लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें यहाँ से निकालने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन मेरे कहने पर तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ रहने दिया। क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम थोड़ा सा मोहब्बत का प्रसाद मुझे दे दो, ताकि हिसाब किताब लेन देन सब बराबर हो जाए। क्यों क्यों क्या ख्याल तुम मुझे जान से मार डालेगा? साहब ये तो मर गया। अरे तो तू क्यों घबरा रहा है? इसकी लाश और इसकी माँ की इज्जत के लूटने का राज दोनों की समाधि इसी चार दीवारी में बना देंगे। ये तो हमारे लिए बहुत मामूली बात है, समझा? जल्दी करो। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि एक गवाह अभी जिंदा है, यानी संध्या, जो कि पुजारी जी के पास है। तो अमृतलाल जी घबरा गए और फौरन उन्होंने मुझे भेजा कि जाके संध्या को ले आओ। लेकिन तब तक संध्या अपने मौसी के साथ उनके गांव जा चुकी थी और इस तरह वो कहानी वही खत्म हो गई। चलो, अगर मान भी लिया जाए कि तुम्हारी ये कहानी सच है, तो 15 साल तक तुमने इस सच को क्यों छुपाए रखा? और आज के दिन अचानक जाहिर करने की तुम्हें क्या जरूरत महसूस हुई? इसी बात का तो अफसोस है बीवी जी। 15 सालों से पापों का घड़ा भरते भरते अब जाके छलका है। अमृतलाल जी संध्या को बिल्कुल भूल चुके थे और बड़े आराम से अपनी 2 चेहरे वाली जिंदगी काट रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक जैसे आसमान से बिजली टपकती है, वैसे ही अमृतलाल के लिए संध्या टपक पड़ी और इसने उनका खून कर दिया। जो अंजाम उनका हुआ वो मेरा भी हो सकता था। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। योर ऑनर, मुलजिमा संध्या के बीते हुए दिनों पर मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मुझे हमदर्दी है इससे। लेकिन योर ऑनर, हर इंसान की बीती जिंदगी दुखों, परेशानियों और उलझनों से भरी रहती है, और जो परेशानियों से घबरा कर गुमराह नहीं होता वो शरीफ कहलाता है, और जो उलझनों से तंग आकर गलत कदम उठाए वो मुजरिम कहलाता है। और अगर बीती जिंदगी की कहानी के आधार पर हर मुजरिम हर खूनी को अदालत रियायत दे दे या उसे बाइज्जत बरी कर दे, तो फिर ये अदालतें बेकार हैं। जुर्म निकम्मे शब्दों का दूसरा नाम बन जाएगा और मुजरिम के लिए सजा नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं रह जाएगी। योर ऑनर, 15 साल पहले अमृतलाल ने मुलजिमा संध्या के परिवार पर जो जुल्म किया था, उसे देखते हुए मुलजिमा संध्या ने वही अमृतलाल का खून करने का फैसला कर लिया और दीवार पर अपने खून से यह बात लिख दी थी कि मैं अमृतलाल का खून करके रहूंगी। इससे साफ साबित होता है कि वो 15 साल से अमृतलाल के खून का इरादा लेकर ही जी रही थी, और जैसे ही संध्या को मौका मिला उसने खून कर दिया। योर ऑनर, यह कत्ल जोश में आकर या अपने होशो हवास खोकर नहीं किया गया, बल्कि एक मंसूबे और प्लान के तहत किया गया, और जो प्लान गुज़िश्ता 15 साल से बनाया जा रहा था। इट इज अ प्रीमेडिटेटेड एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर योर ऑनर। अगर हमारे डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय की नजर में खून का बदला खून है, तो फिर इन अदालतों को बंद कर देना चाहिए, कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए, पुलिस को छुट्टी दे देनी चाहिए। हालात कुछ भी हों, कत्ल होने और कत्ल करने की असलियत सामने आ चुकी है। साबित हो चुका है कि कत्ल मुलजिमा संध्या ने किया है, सोच समझकर, जानबूझकर। इसलिए मैं अदालत से पुरजोर अल्फाज में दरखास्त करती हूं कि मुलजिमा संध्या के कम उम्री पर रहम ना खाते हुए
इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302 के तहत मुल्जिमा संध्या को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी जोरदार और धुआंधार जिरे में यह साबित करने की कोशिश की है कि हालात का जुर्म से कोई संबंध नहीं होता। हर मुजरिम को हर हालत में सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसे कंडेम करता हूं, इसकी सख्त मुखालफत करता हूं। आप सब जानते हैं, हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए कानून में रद्दोबदल तो होते रहते हैं। जैसे कुछ साल पहले तक इस देश की औरतों को वोट देने का हक तक नहीं था, लेकिन आजकल की औरतों के हकूक कितने बढ़ गए हैं इसकी मिसाल आपके सामने है कि एक औरत पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर कानून और उसके फैसले बदलने के अंदाज बता रही है। योर ऑनर, कानून समाज के लिए बनाया गया है, समाज कानून के लिए नहीं। एक इंसान की हत्या करना या उसका खून करना हर जगह पर जुर्म नहीं होता। इसकी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं। जैसे एक फौजी सिपाही मैदान जंग में कितनी हत्याएं करता है, लेकिन उसे मुजरिम नहीं कहा जाता, बल्कि उसे बहादुरी के मेडल दिए जाते हैं, देशभक्ति का खिताब दिया जाता है। आए दिन दंगे फसाद होते हैं और हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कई बेगुनाह और मासूम भी मारे जाते हैं। लेकिन वो हत्या नहीं कहलाती, बल्कि नौकरी का फर्ज कहलाता है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के हाथों कभी कभी मरीज मर जाते हैं, लेकिन वो हत्या नहीं कहलाती, वो पेशे की नजाकत कहलाती है। इस जीरे के दौरान अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझसे नाराज होकर, गुस्से में आकर, मुझ पर कूदकर, मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश करती और मैं पलटकर इन्हें जान से मार देता, तो वो भी हत्या नहीं कहलाएगी, बल्कि आत्मरक्षा कहलाएगी। इसी तरह 15 साल पहले अमृतलाल ने संध्या के सारे परिवार का सर्वनाश कर दिया, जिसे संध्या ने अपनी आंखों से देखा। अगर संध्या उसी वक्त अमृतलाल का खून कर देती तो वो भी हत्या नहीं कहलाती, बल्कि बचपन का जोश और नासमझी कहलाती। योर ऑनर, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी तक संध्या ने यह दुख, यह दर्द अपने सीने में दबाए रखा। अपने बीते हुए दिनों के सुलगते हुए जख्मों की आग को बुझाने के लिए संध्या के पास एक ही रास्ता था, और वो था अमृतलाल का खून। अगर संध्या अमृतलाल का खून न करती तो शायद ये पागल हो जाती। हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि बीते हुए दिनों का दुख या कोई जज्बा कानून से बढ़कर नहीं होता। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका वो कानून जो हर दुख, हर जज्बे से ज्यादा कीमती है, उसी कानून ने अमृतलाल को इतना बड़ा जुर्म करने पर क्यों नहीं सजा दी? हाँ? कानून ने खुद उसके खिलाफ सबूत पैदा करके उसे फांसी के बंदे पर क्यों नहीं लटका दिया? अगर उसी दिन अमृतलाल को सजा दे दी होती तो आज ये हत्या न होती, एक बेगुनाह और मासूम लड़की मुजरिम न बनती। मुजरिम संध्या नहीं, प्रोसिक्यूटर साहिबा, मुजरिम आपका कानून है। वाह, बहुत खूब। योर ऑनर, अपनी जिरे खत्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संध्या बेगुनाह होते हुए भी सारी जिंदगी दुख सहती रही, दर्द के कांटों पे तड़पती रही। डॉक्टर ललिता की डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार संध्या ने जो हत्या की वो बगैर सोचे समझे की, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसीलिए मैं अदालत से हाथ जोड़कर मौतवाना दरख्वास्त करता हूं कि आईपीसी सेक्शन 84 के तहत संध्या को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। The judgment is reserved till Monday. The court is adjourned. इस कत्ल के मुकदमे में दोनों तरफ के वकीलों ने जो सबूत, जो गवाह और जिस तरह की ठोस दलीलें पेश की हैं, उसके लिए मैं दोनों वकीलों को मुबारकबाद देता हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बिल्कुल सही कहा कि मुल्जिमा संध्या के बीते हुए दिनों के दुख भरे वाकयात जानने के बाद किसी भी इंसान के दिल में दया और हमदर्दी पैदा हो सकती है, लेकिन इस दया और हमदर्दी का असर अदालत के फैसले पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय कुमार ने अपनी जिरह में यह बताया कि किस तरह बचपन में मुल्जिमा संध्या ने अपनी आंखों से भयानक वाकयात देखे जो उस 7 साल की मासूम बच्ची के दिल पर छाप बन के रह गए, और वहीं से उसके दिल में अमृतलाल से बदले की भावना ने जड़ पकड़ ली। इस लिहाज से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलील फिर सही साबित होती है कि मुल्जिमा संध्या ने इस कत्ल का प्लान बचपन से बना के रखा था। लेकिन डॉक्टर ललिता की जांच और साइकियाट्रिस्ट की तशखीस से यह पता चलता है कि मुल्जिमा जहनी मरीज थी। उसने खून किया, लेकिन अपने होशो-हवास में नहीं, जुनूनी हालात का शिकार होकर
और अदालत डॉक्टरों की इस तस्खीश और जांच से 100% मुत्तफिक है। इसलिए इंडियन पिनल कोड सेक्शन 84 के तहत ये अदालत मुल्जिमा संध्या को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय कुमार को कानून की मदद करने और एक बेगुनाह को सजा से बचाने के बदले मैं जाती तौर पे मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर विजय कुमार। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी मच ऑनर्ड बाय योर काइंड जजमेंट सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या पागल बना है? मुझे ये वकालत नहीं करनी है। चौधरी साहब, विजय बाबू ने साधना बहन को तलाक का ये नोटिस भेजा है। क्या? हाँ, और इस वक्त वो संध्या के साथ कृष्ण के मंदिर में शादी कर रहे हैं। डैडी, बेटी नहीं, मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती। विजय! विजय, जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं यहाँ से भी सुन सकता हूँ, फरमाइए क्या बात है? इस नोटिस से क्या मतलब है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसके क्या मायने हैं? इसके यही मायने होते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर, अपनी जान से ज्यादा प्यारे डैडी को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ अन्याय करके तुम उस संध्या को जीवन का नया रास्ता दिखाना चाहते हो? जोश में ही सही, लेकिन बात आपने सोचकर कही है, बिल्कुल सही कही है कि संध्या को जीवन का नया रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ विजय, तुम साधना के साथ जिंदगी गुजारोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं गुलाम बनकर स्वर्ग में भी रहना नहीं चाहता, बल्कि इज्जत की जमीन का राजा बनकर नर्क में भी रह सकता हूँ। विजय बाबू, साधना बहन अपनी गलती मानती है, इनको अपनी गलती का एहसास है। इसके बाद भी आपका दूसरी शादी करना अन्याय है। कौन कहता है कि अपनी गलती का एहसास है? ऐसे कभी नहीं। जैसे अमृत टपक सकता है, लेकिन इसकी जबान से अपनी गलती के एहसास का शब्द कभी नहीं निकल सकता। जानते हो, जब मैंने इससे कहा कि दूसरों के सहारे जीना मुझे पसंद नहीं, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना घर बसाना चाहता हूं, तो जानते हो इसकी तरफ से क्या जवाब मिला मुझे? कि मैं उस कश्ती में क्यों सफर करूं जिसमें सुराख है। यह जवाब मिला मुझे। ये मैं तुमसे फिर पूछता हूँ विजय, तुम इस शादी को रोकते हो या नहीं? नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने वाले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मगर पहले उसे वाह वाह वाह, बहुत खूब। आज तक तो मैं यही समझता था कि चौधरी साहब शहर के मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन आज पता चला कि आप बजाते खुद भी क्रिमिनल हैं, खून भी कर सकते हैं। ठीक है, चलाइए गोली, मार दीजिए मेरा खून, पूरी कर लीजिए अपने दिल की हसरत। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हें मारकर अपनी बेटी को विधवा कर दूं। मैं इस फसाद की जड़ को मिटा दूंगा, उस संध्या को मार डालूंगा जो मेरी बेटी का घर उजाड़ना चाहती है। चौधरी साहब, संध्या बुरी लड़की नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। उसने कोई गुनाह नहीं किया। मैं किसी से कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। संध्या, संध्या बाहर आ, वरना मजबूरन मुझे अंदर आना पड़ेगा। चौधरी साहब, आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी जान ही लेना चाहते हैं ना, ले लीजिए, लेकिन यहाँ जो शादी हो रही है वो मुझे अपनी आंखों से देख लेने दीजिए, फिर मुझे शौक से मार डालिएगा। चौधरी साहब, जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। यहाँ जो शादी हो रही है वो आपके दामाद की और मेरी नहीं है। हाँ चौधरी साहब, इतना गिरा हुआ ख्याल कभी मेरे मन में आ ही नहीं सकता। जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मैं उसे नहीं पा सकी, तो दूसरे का मुकद्दर अपने भाग्य में कैसे लिख सकती हूँ। इस दुनिया में औरत के लिए
मौत से बढ़कर भी सजा है तो उससे उसका सुहाग छीन लेना। मैं इस सजा का दुख झेल चुकी हूं और भगवान न करे ये सजा किसी दूसरे औरत को मिले, और वो भी मेरे हाथों। विजय बाबू, बुजुर्गों ने कहा है मिलन जुदाई की शुरुआत है, लेकिन हर जुदाई पुनर्मिलन की शुरुआत होती है। ये मैं कह रही हूं। विजय बाबू, आपको भी किसी से मिलना है? संध्या। हाँ विजय बाबू, लेकिन अब आपको मेरी एक पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। बोलो संध्या। मैं जरूर पूरी करूंगा। विजय बाबू, विजय बाबू, साधना को माफ कर दीजिए और मुझसे वादा कीजिए कि कभी मजाक में भी इसका दिल नहीं दुखाएंगे। इसे स्वीकार कर लीजिए। इसके बहते हुए आंसुओं की जुबान कह रही है कि इसको आपकी जरूरत है, ये आपके बगैर नहीं जी सकती। हाँ संध्या, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे पवित्र मन को ठेस पहुंचाई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो संध्या। बेटी, तुम क्या थी और हम तुम्हें क्या समझते रहे? अरे ये मुल्क का इतना बड़ा वकील जिंदगी का मुकदमा न समझ सका। हम तुमसे हार गए बेटी, हमें माफ कर दो। चलो बेटी, आज मेरी एक बेटी विदा होकर अपने पति के घर जा रही है तो दूसरी बेटी अपने बाप के घर जाएगी। चलो बेटी, अपने बाप के घर चलो। नहीं बाबूजी, इस दुनिया में प्यार और दोस्ती से बढ़कर भी एक चीज है, हमदर्दी। इंसान को तकलीफ में, दुख दर्द में हमदर्दी की जरूरत होती है। आज मैं अपने जैसे लाखों अनाथों की यही जरूरत पूरी करने जा रही हूँ। संध्या। हाँ विजय बाबू, संध्या चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसे पश्चिम में डूबना ही पड़ता है। आप सब लोग आकर इन अनाथों को आशीर्वाद दीजिए। आइए आइए बाबूजी। शाम को जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं शाम को जल्दी लौट आऊं? ओके, लाओ। थैंक यू मैडम। अरे हाँ, एक बात सुनो। क्या? जरा करीब आओ।